हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं। बेसिकली ये जो सेट है ना, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन का रहेगा। और देखिए CDP सब्जेक्ट हम इसमें कर रहे हैं पेपर 2 का, ठीक है। और देखिए है तो ये पेपर 2 का, बट अगर आप पेपर 1 भी देने वाले हैं ना, तो वो ये भी आपके लिए इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट मीन्स पेपर 1 आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने थियोरी की क्लासेस कर ली हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। 23 क्लासेस अप्रॉक्स हमने वहाँ पर करी हैं। वो थियोरी की क्लासेस अगर आप कर लेते हैं तो ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें आप 30 में से आराम से 25 तो ले ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज का पेपर। और फ्रेंड्स, अगर आप पेपर 2 साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के भी आप देखिएगा। मैंने आपको 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल में करवा दिए हैं। वो वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। CDP हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ये मैंने आपको थियोरी में भी करवाया था। एंड यस, वीडियो एंड होने के बाद आप लोग कमेंट करके मुझे अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही करे। तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि शरीर के केंद्र से आपके परिधि की ओर विकास क्या कहलाता है, यानी कि द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स। देखिए, ये सेंटर पार्ट है, सेंटर से पेरिफेरीज की तरफ या फिर हम कहेंगे एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर का विकास आपका क्या कहलाता है। तो ये मैंने आपको करवाया भी था कि इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, जो कि हमको ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी कि मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब आपका केंद्र से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि सर से पैर की तरफ का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, यानी कि इस तरीके से ये सर है, सर से पैर की तरफ हेड टू टो डेवलपमेंट, वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका सेफेलोकॉर्डल। लिख लीजिए, सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एक सेफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सर से पैर की ओर सेफेलोकॉर्डल, केंद्र से बाहर की ओर या फिर सेंटर टू पेरिफेरीज वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, जहां क्या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए, स्कूली बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख रूप से जो बच्चे हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है, ना कि स्कूल की दिनचर्या का, ना ही स्कूल की एक्टिविटीज़ का, और ना ही टीचर्स का। तो स्टूडेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थियोरी की क्लासेस आप देखेंगे ना तो आराम से यहाँ पर 25 ले आएंगे फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, यानी कि स्कूल में बच्चा सेंटर में होता है, मुख्य होता है। अब देखिए, सामाजिकरण से आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपसे ये पूछा जाता है बेसिकली कि जो फैमिली है वो बच्चे के सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, कौन सी है। तो आपको याद रखना है, बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी आपकी फैमिली है, परिवार है, ठीक है, प्रथम एजेंसी। और उसके बाद अगर आपसे पूछे द्वितीय एजेंसी कौन सी है, तो द्वितीय एजेंसी के अंदर आपका स्कूल आ जाता है फ्रेंड्स, आपके नेबर्स आ जाते हैं, यानी कि पास पड़ोस, ये सब आपके द्वितीय एजेंसी के अंदर आते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, यानी कि ग्रुप आइडेंटिटी, या समूह आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, या फिर समूह निर्देश अनुपालन, कंप्लायंस, या फिर समूह की अनुरूपता यानी कि कन्फर्मिटी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, जो होगा ऑप्शन 4, समूह की अनुरूपता का। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही आप पोशाक धारण करने लगते हैं, यानी कि ड्रेसेस पहनने लगते हैं। तो समूह के लोगों की जैसी पहन रहे हैं, मतलब समूह की अनुरूपता का पालन कर रहे हैं, कन्फर्मिटी है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। पियाजे की थ्योरी आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर, ये इतने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनके बिना आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। आप बिलीव करिए, ये चारों जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने डिटेल में थ्योरी में आपको करवाया है, आप क्लासेस देख सकते हैं। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के कौन से चरण से प्राप्त होती है? आप जानते हैं पियाजे ने 4 स्टेप्स बताए हैं डेवलपमेंट के, जो कि यहाँ पर दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें से आपको छांटना है वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा कौन से स्टेप में होती है। तो वो हो जाती है फ्रेंड्स आपकी सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में। ये मैंने आपको करवाया भी है। सेंसरी मोटर की स्टेज में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चे को ये कंफर्म हो जाता है कि कोई वस्तु जो है एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंसरी मोटर की स्टेज है, यहाँ पर बच्चा छोटा होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अगर आप बच्चे के सामने कुछ टॉय लाए, थोड़ी देर उसके साथ खेला, उसके बाद आप पकड़ करके उस टॉय को आपने छुपा दिया, तो इस स्टेज में बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि वो टॉय जो है एग्जिस्ट करता है, बस उसको थोड़ी देर के लिए उसके सामने से कहीं छुपा दिया गया है। ये होता है आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि इंडिविजुअली बच्चों को उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, उसकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर, जहाँ पर बच्चे को सेंटर में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर 4th क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 4th क्लास के जितना ही पढ़ाएंगे, उसको आप 6th क्लास के जैसा नहीं पढ़ाएंगे। यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। और बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लास में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ें पढ़ाएंगे। और बच्चे की रुचि देख लेंगे आप, पहले उसकी रुचि जिस चीज़ में है आप उस चीज़ को बच्चे को पढ़ाएंगे। ये सभी आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर होता है, इसीलिए इसका नाम ही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एजुकेशन में बच्चे को सेंटर में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कौन सी एज में, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 या फिर 30 से 36। तो इसका राइट आंसर होगा 18 से 24, ठीक है। 18 से 24 महीने में, ना कि साल में, ये भी ध्यान रखिएगा, मंथ से है। तो 18 से 24 के महीने के बीच में जो बच्चा है वो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 18 से 24 महीने, आप याद रखेंगे ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि से आ गया है। इसीलिए जब मैंने आपको सीटेट की क्लासेस देनी स्टार्ट करी थी, सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको इंटेलिजेंस ही करवाया है फ्रेंड्स। आप देख लीजिएगा जाकर चैनल पे। इंटेलिजेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी जो यूनिफैक्टर, बाईफैक्टर, ट्राईफैक्टर, बेसिकली जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी है हार्वर्ड गार्डनर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर्स इसीलिए मैंने आपको पहले करवा दिए, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया बुद्धि लब्धि से, आपके IQ लेवल से। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशिएंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाई, यानी कि बुद्धि लब्धि जिसे हम IQ भी कहते हैं, इसको किसने डेवलप किया था सबसे पहले? तो इसको किया था फ्रेंड्स स्टर्न ने, ठीक है, विलियम स्टर्न। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, या फिर विविध सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि विविध सोच। देखिए मैंने आपको करवाया है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जहाँ पर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है, यानी कि जब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं ना, वहाँ पर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं, और जहाँ पर एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है ना, उधर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है, सिंपल सा एक ही आंसर होगा इसका कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ हुई क्योंकि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि भारत की राजधानी दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, बेंगलोर है, ये नहीं कह सकते। आपको पता है बस दिल्ली है, एक ही आंसर है। ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बस एक ही दिशा में सोचना। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो क्या भारत की एक ही विशेषता होगी? नहीं, मैनी कई विशेषताएं हो सकती हैं, है ना, आप जानते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में बच्चे का दिमाग लगेगा, अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चा सोचने लगेगा। तो यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है। और जो सृजनात्मकता होती है ना फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी, ये इसी से कनेक्टेड होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, तो वो नई नई चीज़ों का विकास करने लगता है, नई नई चीज़ें खोजने लगता है, और वहाँ पर उसका जो दिमाग है मल्टीपल वेज में घूमता है, अलग अलग दिशाओं में। इसीलिए ये सृजनात्मकता आपकी विविध सोच से कनेक्टेड है। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंथेटिक या फिर इन्फ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि संबंधी, फोनोलॉजिकल। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों की बात हो रही है, साउंड कॉम्बिनेशंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो ये किसके नियमों के अंतर्गत आएगा? ध्वनि संबंधी, ठीक है, फोनोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं भाषा निर्धारित, यानी कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। जब सोचने की प्रक्रिया किसी लैंग्वेज से प्रभावित हो रही है तो ऑब्वियसली ये भाषा निर्धारित ही होगी, क्योंकि लैंग्वेज ही उसको डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग कर रहा है, वह किस चीज़ का उपयोग कर रहा है, कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिकता दृढ़ता का, या फिर अनुमानी विधि का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अनुमानी विधि का, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण, वहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपने अनुभव लगा रहा है, खुद के एक्सपीरियंसेस वहाँ पर उसके यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन हिज एक्सपीरियंसेस विद द सिम्टम्स, वो खुद के एक्सपीरियंस वहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है? ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुमानी विधि, ठीक है, इसका यूज़ कर रहा है। यही होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है किस चीज़ का? देखिए कार्यों को क्या कर रही है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब गोल एनालिसिस। जो गोल हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि सब गोल्स में वो डिवाइड कर रही है। जैसे क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसको उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह का है कि यहाँ पर वो अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही है, मतलब अपने गोल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सब गोल्स में डिवाइड कर रही है। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यूज़ कर रही है, ठीक है, विश्लेषण विधि, जिसमें किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, वो होती है विश्लेषण विधि। और इसी की जगह संश्लेषण विधि मतलब होता है बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना, ये होता है आपका संश्लेषण विधि। तो यहाँ पर वो हिस्सों में बांट रही है छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल टास्क में वो डिवाइड कर रही है। तो डिवाइड करना मतलब होता है विश्लेषण, एनालिसिस करना उसका, सब गोल एनालिसिस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, बहुत इजी है, ये कथन बताता है कि जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ऑब्वियसली पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन क्या बताता है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि यहाँ पर सारे निर्णय कौन ले रहा है? समाज ले रहा है, सोसाइटी ले रही है। इसीलिए कहते हैं सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। एंड ये स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव नहीं है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, समाज निर्धारित करता है। आप जानते हैं समाज पहले से क्या चला आ रहा है? जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, एक लिंग की तरफ झुकना, लड़कियों को ऐसी नज़र से देखना कि वो कोई काम नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ घर के ही काम करेंगी, ऑफिस नहीं जा सकती, पैसे वो नहीं कमा सकती। ये सारी अवधारणाएं आपकी जेंडर बायसनेस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो ये है कि समाज ही निर्धारित करता है, मीन्स लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण है फ्रेंड्स अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? ग्रेडिंग है, कोडिंग है, मार्किंग है, क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विषयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अधिगमकर्ताओं की जो उपलब्धि है उसका आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किस चीज़ में? इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। ठीक है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित होती है। बहुत इजी है, समावेशी शिक्षा में हमेशा इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है, इसीलिए बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी को इंक्लूड करके पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट वीक है किसी बच्चे का तो उसे आप अलग से पढ़ाएंगे, या किसी के अंदर कोई पर्सनल और इशू है तो आप उसे अलग से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है सभी बच्चों को इंक्लूड करके एक साथ पढ़ाना, एक जैसी शिक्षा देना। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा समता एवं समान अवसर, सेम अपॉर्चुनिटी देना और सभी को इक्विटी में रखना, एक नज़रों से देखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था? ये आया था 2016 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, व्यक्तिगत विविधता की बात करिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें? जी नहीं, क्लासरूम को आप अलग अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैंने आपको टैग वर्ड्स में बताया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। बिल्कुल ये सही लग रहा है। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, या फिर बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों? जी नहीं, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है, मीन्स अलग अलग टाइप के जो अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आपसे बेसिकली पूछा है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो ये है 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है थियोरी में, RTE 2009 यही आपसे पूछा है, जहाँ पर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी और वो बच्चे होंगे आपके 6 साल से 18 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से है,
शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी से है या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से? ऑब्वियसली यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्नर, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना सभी के लिए यूनिवर्सल है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा, ये पेडागोजी सॉल्व करने में आपकी वही हेल्प करेंगे। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। किस में है? ये है आपका मेटाकॉग्निशन में। ठीक है, मेटाकॉग्निशन मैंने आपको पढ़ाया भी है। मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। मेटाकॉग्निशन बेसिकली क्या होता है ना, नोइंग अबाउट नोइंग, यानी कि जानने के बारे में जानना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना। मतलब जैसे आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने फिर सोचा कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रही, इसके बारे में और सोचना। ऐसे ही नोइंग अबाउट नोइंग होता है, जैसे आप कोई चीज़ जानते हैं, उसके बारे में फिर आप थिंक करते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैं जानती तो हूँ, बट क्या मैं ये सही जानती हूँ? तो ये चीज़ होती है आपकी मेटाकॉग्निशन। ठीक है, जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपने अनुभवों के आधार पर। यहाँ पर देखिए, देखना पड़ेगा आपको। When children think to interpret the received information according to their experiences, खुद के एक्सपीरियंस है, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, मूर्त चीज़ें हैं, मूर्त सोच, ये वो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जो चीज़ें बच्चे के सामने होती हैं, जिन्हें बच्चा देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। ठीक है, और उसके आधार पर वो सोचता है, वो होती है आपकी कॉन्क्रीट चीज़ें, मूर्त चीज़ें। और जो चीज़ें बच्चे के विचारों में होती हैं, जिनके बारे में सिर्फ वो इमेजिनेशन कर सकता है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। देखिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस वो चीज़ होती है जिसमें हर व्यक्ति को इंडिविजुअली आप कोई चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है कि क्लासरूम में हम लेक्चर देते हैं, सारे ही स्टूडेंट्स को एक जैसे लेक्चर दिए जाते हैं। बट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हर लर्नर को, यानी कि हर स्टूडेंट को उसकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। एंटीसीडेंट किसका है ये पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। उसके पूर्ववर्ती पूछा है, पहले वाला। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये मैंने आपको बहुत बार बताया था कॉग्निशन और इमोशन वाले चैप्टर पे थियरी में कि जिजोंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। यहाँ पर आप देखिए, जिजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, यानी कि कॉग्निशन और इमोशन क्या होते हैं, ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बट अगर जिजोंग को हम छोड़ दें, अदर का हम पूछें, तो अदर सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो इमोशन और कॉग्निशन है वो एक दूसरे में इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, बट अगर कहीं भी जिजोंग का नाम आ जाए तो वो एक एक्सेप्शन है, वो कहते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, कॉग्निशन और इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वो शिक्षण की मॉडलिंग विधि का प्रयोग कर रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है, तो वो मॉडलिंग करवा रहा है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ये बेसिकली ब्रूनर की थियरी से कनेक्टेड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार भी करते हैं।
उसका व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रस्तुत करता है उसका विचार, उसका व्यवहार, बेसिकली जो उसका बिहेवियर है, तो वो प्रदर्शित करता है विजिलेंट यानी कि सतर्कता को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। देखिए, इनके अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं और विकल्पों की सूची भी बनाते हैं, इसके फायदे नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, मीन्स वो सतर्क हैं, एक्टिव हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो इसमें आपको फिल करना है सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या फिर तार्किक। तो इसका राइट आंसर होगा तार्किक, लॉजिकल। देखिए, एक समस्या सुधारक बच्चा है, मतलब जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो कौन से थिंकिंग के आधार पर कथनों की सच्चाई या फिर उसकी जो संभावना है उसका मूल्यांकन करेगा? लॉजिकली। आप खुद सोचिए, लॉजिकली वो चीज़ों को सोचेगा। लॉजिक मतलब तर्क लगाना, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, किसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है तो वो किसने किया है, ये सारी चीज़ें जिसके भी मन में आती हैं वही होता है तर्क लगाना, लॉजिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 बाहर हो जाएगा, टैग वर्ड वाली वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखता है ड्रिल और प्रैक्टिस सेट, जहाँ भी बच्चे को ड्रिल मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीटेडली करवाना, रटना, ये सब हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क। जी हाँ, ये इसका राइट आंसर होगा। दिए गए कार्य को करते समय बच्चे खुद से आनंद का अनुभव ले रहे हैं, मीन्स कंज्यूमर टाइप टास्क हैं ये। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है आपका काइनेस्थेटिक, गतिबोधक, जहाँ पर बच्चा गति की अवस्था में हो, मूवमेंट हो रहा हो उसकी बॉडी में, काइनेस्थेटिक, उसकी बॉडी वर्क कर रही हो, ऐसा नहीं हो कि बच्चा बस बैठा है कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में, तो वो होगा आपका काइनेस्थेटिक यानी कि गतिबोधक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने CDP का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर सेट लगा लिया है 30 क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट करके अपने अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने आंसर्स सही करे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। CTET की अदर क्लासेस अगर आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। थियरी की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।